बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। स्टूडेंट्स, आज हम लेक्चर नंबर 3 स्टार्ट कर रहे हैं चैप्टर नंबर 21 से। दैट इज़ आवर लास्ट लेक्चर फ्रॉम द चैप्टर नंबर 21 सेल साइकिल। इसमें फर्स्ट हमारा टॉपिक है दैट इज़ द कैंसर। कैंसर जो टॉपिक है दैट इज़ अंडर द माइटोसिस, अनकंट्रोल्ड सेल डिवीजन हम इसको नाम देते हैं। आमतौर पर क्या होता है कि हमारे बॉडी के अंदर सेल्स की मल्टीप्लिकेशन बड़ी केयरफुली हो रही होती है, और जैसे-जैसे बॉडी की ज़रूरत होती है, उसी के मुताबिक सेल जो है वो डिवाइड होते हैं। यानी कहीं कट लग गया, वहाँ पर सेल डिवाइड होंगे, दोबारा से वो हीलिंग हो जाएगी। कहीं पर नए सेल्स की ज़रूरत है, वहाँ पर नए सेल्स बन जाएँगे। लेकिन अगर ये कंट्रोल्ड जो डिवीज़न है, ये किसी तरह से ब्रेक डाउन हो जाए, दैट मे पॉसिबल, तो उस कंडीशन को हम नाम देते हैं कैंसर। और उसमें क्या होता है कि सेल्स जो हैं वो अनकंट्रोल्ड तरीके से डिवाइड होते चले जाएँगे। A cell in which that occur that begun to grow and divide into in an regulated fashion without body's need for further cells of its type। ठीक है, तो वो अपने ही टाइप के सेल जो है वो मजीद बनाना शुरू कर देता है, और ये सेल जो है वो अनडिफरेंशिएटेड होते हैं और कोई सी काम पे नहीं आते। तो उनका वो सिर्फ एक ग्लोबुलर सा स्ट्रक्चर बना देते हैं। जब ये सेल मुसलसल बनते चले जाएंगे, न्यू सेल्स बनते चले जाएंगे, विच कंटिन्यू टू प्रोलिफरेट। प्रोलिफरेट का मतलब होता है भरना इन एन अनकंट्रोल फैशन। तो उस वक्त फिर एक अनवांटेड क्लोन ऑफ सेल्स जो है वो बन जाता है, जिसको हम नाम देते हैं ट्यूमर का, विच कैन एक्सपैंड इनडेफिनेटली, जिसकी कोई हद नहीं होगी, वो एक्सपैंड होता चला जाएगा। ट्यूमर जो है दैट मोस्टली अराइज इन ओल्डर एनिमल्स एंड इन ह्यूमन। ट्यूमर 2 तरह के हो सकते हैं, बेनिगन ट्यूमर एंड मैलिग्नेंट ट्यूमर। सबसे पहले बेनिगन ट्यूमर का ज़िक्र करेंगे। ट्यूमर्स जो हैं बेनिगन ट्यूमर, दैट इज़ स्मॉल इन साइज़ एंड लोकलाइज़्ड। लोकलाइज़्ड मतलब जहाँ पर होगा वहीं पर ही ये ग्रो करेगा, उससे आगे कहीं फैलेगा नहीं। इसके अलावा इसके सेल्स जो हैं, यहाँ बेनिगन ट्यूमर में जो सेल्स डिवाइड हो रहे हैं, दे विल एक्ट लाइक अ नॉर्मल सेल्स। इसमें एक और बात भी कही जाती है कि ये सेल्स जो हैं, दे हैव लिटिल डेलेटेरियस इफेक्ट। डेलेटेरियस यानी हार्मफुल इफेक्ट जो इनका कम होता है। और उसकी वजह ये कि वो नॉर्मल सेल्स की तरह इंटरफेयर कर रहे होते हैं, या फिर ये कि जैसे हार्मोन्स लाइक सेक्रीशन चूँकि ये कर रहे होते हैं, इसलिए इनमें बहुत ज़्यादा डेलेटेरियस इफेक्ट इनका नहीं होता। मैलिग्नेंट ट्यूमर क्या है? इन केस ऑफ दैट ट्यूमर, इसमें क्या होता है कि सेल जो है वो ज़्यादा तेज़ी से रैपिडली डिवाइड हो रहे होते हैं, और वो ना सिर्फ जहाँ पर ग्रो हो रहे हैं वहाँ पर काम करें, बल्कि वो हमारी बॉडी के सर्कुलेटरी सिस्टम में एंटर होके मुख्तलिफ टिश्यूज़ और मुख्तलिफ सेल्स तक पहुँच जाते हैं, और वहाँ पर जाके एरिया ऑफ प्लोरिफरेशन जहाँ पर, वहाँ पर जाके वो बढ़ना शुरू कर देते हैं, जो कि उनका ओरिजिनल अपीयरेंस से अवे वाली साइट होगी। तो वहाँ पर जाके वो ग्रो करना शुरू कर देंगे। इस तरह का जो ट्यूमर है वो ज़्यादा खतरनाक है, एंड दैट ट्यूमर स्प्रेड रैपिडली एंड एस्टैब्लिश ऑफ सेकेंडरी एरिया। ये जाके दूसरी जगह पर जाके ग्रो करता है, जिसको हम नाम देते हैं मेटास्टेसिस का। इसके बाद हम इसी के कैरेक्टरिस्टिक्स का ज़िक्र करते हैं। इसमें जो सेल्स हैं, दे कैन बी डिस्टिंग्विश्ड फ्रॉम द नॉर्मल सेल्स बिकॉज़ दे आर लेस डिफरेंशिएटेड एज़ कंपेयर्ड टू द नॉर्मल सेल्स, एंड दे एक्सिबिट द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ रैपिडली ग्रोइंग सेल्स। इनके अंदर बहुत तेज़ी से ग्रो करने की कैपेबिलिटी होती है, और इनके अंदर न्यूक्लियस से साइटोप्लाज़्म की जो रेशियो है वो ज़्यादा है, यानी न्यूक्लियस ज़्यादा बड़ा फ़ील हो रहा होता है, साइटोप्लाज़्म का रेशियो कम होता है। इसके अलावा इनके अंदर न्यूक्लियस में न्यूक्लियोलाई जो है वो बहुत ही प्रोमिनेंट नज़र आ रहे होते हैं, और इस तरह के सेल्स की प्रेजेंस जो है दैट इज नोन एज मैलिग्नेंसी। नेक्स्ट इसकी कॉजेज हैं। ट्यूमर या मैलिग्नेंट ट्यूमर जो है दैट इज कॉज्ड बाय द म्यूटेशन इन सोमैटिक सेल्स। सोमैटिक सेल्स हमारी पूरी बॉडी के सेल्स को कहते हैं, जो कि अदर देन सेक्स सेल्स या गैमीट सेल्स होंगे, उनको हम सोमैटिक सेल्स का नेम देते हैं। That cancer is the result from the accumulation of as few as 3 to as many as 20 mutations in genes that regulate the cell division। तो वो जीन्स हमारी बॉडी के अंदर वो जीन्स जो कि सेल डिवीजन को कंट्रोल कर रही होती है, अगर उनमें म्यूटेशन आ जाए, म्यूटेशन कम से कम 3 जगहों पर और ज़्यादा से ज़्यादा 20 जगहों पर ऑन द क्रोमोसोम्स, इन जीन्स में अगर कोई म्यूटेशन आ जाती है, जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम कॉज होती है। म्यूटेशन जो है 2 तरह की प्रॉब्लम्स को चेंजेस लेके आता है। एक तो ये कि ये जो मेटास्टैटिक सेल है, यानी जो ट्यूमर कॉजिंग सेल है, दे विल they will break the contact with the other cell, and they will move from that area and move to the other area। सेल बॉडी के दूसरे किसी एरिया में चले जाएंगे। उस दौरान क्या करते हैं कि बेसल लैमेला को क्रॉस करते हुए दूसरी तरफ चले जाएंगे।
ठीक है जी। और वहाँ पर जाके बॉडी के ऊपर इन्वेड यानी उसके ऊपर हमला करते हैं बॉडी के किसी दूसरे पार्ट पर, वहाँ पर जाके ट्यूमर या कैंसर कॉज़ करते हैं। और दूसरी बात ये है कि दे प्रोलिफरेट यानी बढ़ते हैं अनलिमिटेडली बगैर किसी हद के विद कंसीडरिंग द चेस्ट और प्रोग्राम्स ऑफ द बॉडी। और विदाउट कंसीडरिंग और कंसीडर नहीं करते कि आया इन सेल्स के बढ़ने का बॉडी को ज़रूरत है भी या नहीं। नेक्स्ट हमारा जो मेजर टॉपिक है दैट इज द मियोसिस। मियोसिस है क्या? दैट इज आल्सो अ टाइप ऑफ सेल डिवीजन इन व्हिच द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स इन द डॉटर सेल इज रिड्यूस्ड और बिकम हाफ एज कंपेयर टू द पैरेंट सेल। मियोसिस जो है वो सिर्फ और सिर्फ डिप्लॉइड सेल्स में होती है क्योंकि डिप्लॉइड 2n है और जब उसने हाफ होना है तो वो n हो जाएगा। लेकिन ये हैप्लॉइड में नहीं हो सकती मियोसिस क्योंकि हैप्लॉइड की फर्दर हाफ नहीं हो सकता। एनिमल्स में ये कब होती है? जब गैमीट बनना होते हैं यानी मेल एंड फीमेल गैमीट यानी स्पर्म या एग बनना होते हैं। इन केस ऑफ प्लांट अगर देखा जाए तो जब स्पोर्स बनना होते हैं तब मियोसिस होती है। मियोसिस की दो फर्दर डिविजन्स हैं, मियोसिस 1 एंड मियोसिस 2। Meiosis 1, it has the further sub stages like prophase 1, metaphase 1, anaphase 1 and telophase 1. We will discuss prophase 1 first. Prophase 1 जो है that is a prolonged phase और ये माइटोसिस की प्रोफेज से काफ़ी डिफरेंट है क्योंकि माइटोसिस की प्रोफेज में जो है वो एक ही क्रोमोसोम जो है वो रेप्लिकेट होता है, अपना रेप्लिका बनाता है। बट यहाँ पर क्या है? होमोलोगस पेयर्स हैं। यानी हम देखते हैं कि हमारे सेल के अंदर जितनी भी बॉडी के अंदर जो सेल्स होते हैं उनके अंदर दो तरह के क्रोमोसोम्स होते हैं। एक वो जो कि मेल यानी फादर की तरफ से आए होते हैं, एक वो जो कि मदर की तरफ से आते हैं। यानी ईच पेरेंट की तरफ से जो क्रोमोसोम आए होते हैं तो वो आपस में मिलके डिप्लॉयड बन जाएँगे। अब उनके फिर फर्दर जो है वो पेयरिंग हो जाती है, उनकी रेप्लिकेटेड फॉर्म बनती है तो दे बिकम होमोलोगस क्रोमोसोम, यानी होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम बन जाएगा। अब वो जो एक क्रोमोसोम है यानी जो पेयर की फॉर्म है दैट हैज़ 2 क्रोमेटिड। अब जब वो फर्दर डिवाइड होंगे इकट्ठे सॉरी कंबाइन होंगे तो दे बिकम 4 क्रोमेटिड। इसके अंदर G2 फेज़ जो है वो नहीं होती। प्रोफेज़ 1 जो है वो दैट इज़ फर्दर डिवाइडेड इंटू फॉलोइंग स्टेजेस। फर्स्ट इज़ अ लेप्टोटीन, ज़ाइगोटीन, पैकेटीन, डिप्लोटीन एंड डायकाइनेसिस। लेप्टोटीन अगर देखा जाए तो लेप्टो का मतलब होता है नैरो, टीन टेनियन से निकला है जिसका मतलब होता है बैंड और रिबन। बैंड और रिबन रिलेट किया जा रहा है विद द क्रोमेटिन मटेरियल यानी क्रोमोसोम और लेप्टो मीन्स नैरो। तो क्रोमोसोम जो है इसमें विजिबल होते जाते पतले होते हैं लेकिन अब वो विजिबल हो रहे हैं, शॉर्टन हो रहे हैं और थिक हो रहे हैं और न्यूक्लियस का साइज जो है वो जरूरत से बढ़ता है। इस दौरान जो होमोलोगस क्रोमोसोम है दे बिकम क्लोजर टू ईच अदर। नेक्स्ट हम बात करेंगे ज़ाइगोटीन की। ज़ाइगो मीन्स टू जॉइन और इसको हम ये कहते हैं कि दैट इज़ द फर्स्ट फिनोमिना एसेंशियल फिनोमिना ऑफ द मेयोसिस क्योंकि इसके दौरान क्या होना है होमोलोगस क्रोमोसोम की पेयरिंग होनी है और उस पेयरिंग को हम नाम देते हैं साइनैप्स का। अब जो है ईच पेयर अब वो जो पेयर बन चुका है अब वो क्या कह लेंगे कि ये एक कॉम्प्लेक्स क्रोमोसोम स्ट्रक्चर बन चुका है क्योंकि उसमें दो एक तरफ के क्रोमोसोम दो एक तरफ के यानी दो क्रोमेटिड दोनों साइड होंगे तो वो दोनों दोनों मिलके बाइवेलेंट या टेट्रॉड कहलाएंगे। ये बड़ा इंपॉर्टेंट शॉर्ट क्वेश्चन भी है। पैकेटीन क्या है? पैकी मीन्स थिक तो इसमें क्रोमोसोम जो है दे बिकम द पेयरिंग ऑफ द क्रोमोसोम इज कंप्लीटेड एंड क्रोमोसोम बिकम मोर एंड मोर थिक और इस दौरान वो जो बायवेलेंट बना था या टेट्रॉड बना था उसके 4 क्रोमेटिड हो गए हैं। अब 2 जो क्रोमोसोम्स हैं उनके नॉन सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो आपस में एक्सचेंज करेंगे अपने-अपने सेगमेंट्स को। अपने सेगमेंट्स को जो एक्सचेंज करना है दैट इज़ नोन एज़ कियास्मेटा फॉर्मेशन और इस दौरान क्या होता है क्रॉसिंग ओवर। एक तरफ के सेगमेंट दूसरी तरफ और दूसरी तरफ के सेगमेंट पहली तरफ आएँगे। इस दौरान क्या होता है कि रीशफलिंग होगी। जब ये सेगमेंट एक-दूसरे के साथ शफल होंगे, क्रॉस होंगे तो उस दौरान रीशफलिंग ऑफ जीन्स होंगी। यानी जेनेटिक मटेरियल एक तरफ के क्रोमोसोम का दूसरी तरफ और दूसरी तरफ के क्रोमोसोम का पहली तरफ हो जाएगा जिसकी वजह से बहुत सारे रिकॉम्बिनेशंस बनेंगे। और इसी वजह से रिकॉम्बिनेशंस की वजह से ही हर इंडिविजुअल जो है एक दूसरे से मुख्तलिफ नजर आता है। अब ये जो स्टेज है दैट में लास्ट फॉर डेज फॉर वीक्स एंड इवन फॉर द ईयर्स। जबकि बाकी ऊपर वाली जो लैप्टोटीन है और ज़ाइगोटीन है वो जो है वो चंद आवर्स के लिए रहती है। इसके बाद हम बात कर रहे हैं डिप्लोटीन। डिप्लोटीन जो है इसमें अब जो है वो क्रोमोसोम की चूँकि पहले जो है वो पेयरिंग हुई और उस दौरान कियास्मेटा फॉर्मेशन हुई है, अब क्या उनकी रिपेलिंग शुरू हो जाएगी। वो जो पेयर क्रोमोसोम है उनको अलग किया जाएगा। अब इसमें जो सेपरेशन है वो प्रॉपर तौर पे कंप्लीटली सेपरेशन नहीं होती है बल्कि वो अपने कियास्मेटा जहाँ पर बने होते हैं क्रॉसिंग ओवर जहाँ से हो रही होती है वहाँ से अटैच होते हैं, बाकी हिस्सा उनका सेपरेट हो जाता है।
ठीक है, देन इसके बाद हम बात करेंगे डायकाइनेसिस की। तो डायकाइनेसिस में क्या होता है कि क्रोमोसोम जो है, चूँकि क्रोमोसोम की कंडेंसेशन होती चली जा रही थी, डायकाइनेसिस में आके डाय मीन्स का मतलब डाय मीन्स होता है जी अक्रॉस, और काइनेसिस वही मूवमेंट या डिवीजन है। इस दौरान क्रोमोसोम की कंडेंसेशन मैक्सिमम हो रही है और क्रोमोसोम जो है दे बिकम कंप्लीटली सेपरेटेड, और न्यूक्लियर लाइट जो है वो अब डिसअपियर होना शुरू हो जाएगा, क्योंकि अब अगला मेटाफेज का काम शुरू होना है। डायग्रामेटिकली अगर देखा जाए तो ये देखिए कि लेप्टोटीन है जिसमें यूं लंबे लंबे धागे जो हैं रेड, और कुछ रेड दिखाए गए हैं, कुछ ब्लू। ब्लू आप कंसीडर कर लें कि दे आर फ्रॉम द फीमेल एंड रेड आर फ्रॉम द मेल। यानी हाँ, पेरेंट मेल फादर की तरफ से रेड है और फीमेल की तरफ से, मदर की तरफ से ब्लू है। इसके बाद अब ये देखिए यहाँ पर ये होमोलोगस क्रोमोसोम बन गए, रेड एंड ब्लू। यहाँ पर भी ये भी होमोलोगस क्रोमोसोम, ये भी होमोलोगस पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। अब इस दौरान देखें कि इनके दरमियान यहाँ पर ये क्या बन रहा है, साइनैप्स हो रहा है, यानी ये एक दूसरे के साथ अदर देन सेंट्रोमियर आपस में एक दूसरे के साथ अटैच हो रहे हैं। काउंट करें तो 1 2 3 4, 4 ये क्रोमेटिड है, यानी ये टेट्रॉड है या बाइवेलेंट है। अब ये बाइवेलेंट बन रहा है, यहाँ पर क्या हो रही है, थिकनिंग और ये क्रॉसिंग ओवर हो रही है। यहाँ ब्लू वाला सेगमेंट जो है वो रेड वाले सेगमेंट में, और रेड वाला सेगमेंट जो है वो ब्लू वाले सेगमेंट में है। डिप्लोटीन में भी देखें थिकनिंग और भी ज्यादा क्रोमोसोम की थिकनिंग है, लेकिन उनमें यानी वो सेपरेट हो रहे हैं, लेकिन जहां से वो यूनाइट थे अदर देन सेंट्रोमियर वो सेपरेट अभी नहीं हुए। डायकाइनेसिस में एंड है प्रोफेज 1 का, जिसमें यहाँ पर वो आपस में इकट्ठे जो हैं, सिर्फ यहाँ से यूनाइटेड है, बाकी सारा पोर्शन सेपरेट हो चुका है, और ये अल्टीमेटली यहाँ से सेपरेट हो चुके होंगे। नेक्स्ट अब बात करेंगे मेटाफेज 1 की। तो मेटाफेज 1 में क्या होता है कि न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो डिसअपियर हो रही होती है, और स्पिंडल फाइबर जो है वो बनना शुरू हो जाएंगे। दे ओरिजिनेट, और काइनेटोकोर फाइबर जो है डेफिनेटली वो आके क्रोमोसोम के ऊपर काइनेटोकोर पॉइंट पर जाके अटैच हो जाएंगे, और इस तरह से वो जो बाइवेलेंट क्रोमोसोम्स है उनको इक्वेटर में इकट्ठा सेंट्रलाइज किया जाएगा, जैसे कि हम उसको डायग्रामेटिकली देख सकते हैं कि ये जो होमोलोगस क्रोमोसोम है देखिए सेंटर पे यहाँ पे आ गया, ये भी होमोलोगस क्रोमोसोम सेंटर में आ गया। लेकिन ये देखें कि जहाँ से क्रॉसिंग ओवर हुई थी वो उसने अभी तक अपने आप को जो है वो सेपरेट नहीं किया। अब मेटाफेज 1 के बाद दूसरा पॉइंट आता है एनाफेज 1 का। काइनेटोकोर फाइबर जो है वो दे बिकम कॉन्ट्रैक्ट, और पोल फाइबर यानी जो पोलर माइक्रोट्यूब्यूल्स का हमने जिक्र किया था, दे बिकम इलोंगेट टू पुल द क्रोमोसोम टू देयर ऑपोजिट पोल। अब सिस्टर क्रोमेटिड जो है वो अभी तक देखें सेपरेट नहीं हुए, और इसको हम नाम देते हैं रिडक्शन फेज। क्यों? क्योंकि एना फेज में ही असल में वो क्रोमोसोम्स अलग अलग अपनी अपनी पोल्स की तरफ जाने हैं। डायग्रामेटिकली देखें तो ये देखें, अब यहाँ पर सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट नहीं हुआ है, ये दोनों सिस्टर क्रोमेटिड इस तरफ जा रहे हैं, ये सिस्टर क्रोमेटिड इधर जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर व्हाइट पोर्शन और यहाँ पर ब्लू, यानी ये अपने एक दूसरे के साथ सेगमेंट रिप्लेस करते हुए वापस जा रहे हैं। यहाँ पर भी इसी तरह की कंडीशन है। नेक्स्ट हम बात करेंगे टीलोफेज 1 की। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन जो है वो फिर से रीऑर्गेनाइज होना शुरू हो जाएगी इन पोल्स, और न्यूक्लियर जो है न्यूक्लियर मेम्ब्रेन दैट बिकम रीअपियर। 2 न्यूक्लियाई बन जाएंगे एक ही सेल के अंदर विद द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, एंड लेटर ऑन जो साइटोप्लाज्म है फिर वो डिवाइड होगा, जिसको हम साइटोकाइनेसिस का नेम देते हैं। क्रोमोसोम में कंडेंस डीकंडेंस ड्यूरिंग दिस पीरियड। इस दौरान दोबारा से डीकंडेंस तो हो सकता है, लेकिन चूंकि उसने मियोसिस 2 में जाना होता है, इसलिए उसकी डीकंडेंसेशन फिर से कंडेंसेशन की तरफ कन्वर्ट होना शुरू हो जाती है। अब ये अगर ग्रामेटिकली देखा जाए तो ये सेल्स जो हैं ये दो में डिवाइड हो रहे हैं, यहाँ पर सेपरेट हो रहे हैं, ये अलग से न्यूक्लियस बन गया, ब्लूइश कलर का लाइन नजर आ रही है डॉट से, और इसके अंदर भी ब्लूइश कलर के डॉट्स नजर आ रहे हैं, दैट मीन्स ये न्यूक्लियस बनना शुरू हो गया है। इसके बाद हम बात करेंगे मियोसिस 2 की। मियोसिस 2 जो है मियोसिस 1 के फौरन बाद एक शॉर्ट स्टेज आती है इंटरफेज की, लेकिन उसको उस दौरान हमने बात की थी कि इंटरफेज ऑफ माइटोसिस में रेप्लिकेशन होती है, लेकिन इसमें रेप्लिकेशन नहीं होगी। अब ये जो शॉर्ट स्टेज आती है इंटरफेज की, उसके फौरन बाद मियोसिस 2 जो शुरू होनी है, तो दैट इज जस्ट लाइक द माइटोसिस। ठीक है, उसमें प्रोफेज, मेटा, एना और टीलोफेज उसी तरह की आती है, लेकिन हम उनके साथ 2 का नेम लगाते हैं। इस दौरान क्या होना है, क्रोमोसोम कंडेंस होने हैं, यानी प्रोफेज 2 में माइटोटिक अपरेटस फॉर्म होना है प्रोफेज में, क्रोमोसोम अरेंज एट इक्वेटर इन मेटाफेज, सिस्टर क्रोमेटिड मूव अपार्ट इन एनाफेज 2, एंड 4 न्यूक्लियाई आर फॉर्म इन टीलोफेज। और इस तरह से हमारे पास कंप्लीटली चार एक क्रोमोसोम से सॉरी एक न्यूक्लियस से या एक सेल से हमारे पास चार जो है वो चार न्यूक्लियाई जो वो बन जाते हैं।
नेक्स्ट वी विल डिस्कस अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ मियोसिस। तो सबसे इम्पोर्टेंट जो चीज़ है मियोसिस की, दैट इज द क्रॉसिंग ओवर एंड द रैंडम असॉर्टमेंट। क्रॉसिंग ओवर क्या है? सेगमेंट्स का एक क्रोमोसोम से दूसरे क्रोमोसोम की तरफ जाना। रैंडम असॉर्टमेंट का मतलब है असॉर्टमेंट का मतलब होता है सेपरेट होना। तो अलग अलग सेल्स के अंदर किस तरह के क्रोमोसोम ने जाना है, ये भी रैंडम है। यानी कि ये प्री प्लान्ड नहीं है, बल्कि ये रैंडम है। किसी भी गैमीट में किसी भी तरह का क्रोमोसोम जो है वो जा सकता है, और ये मियोसिस की वजह से ही है। अदरवाइज ऐसा हो कि हमेशा एक जैसे ही इंडिविजुअल बने। पेरेंटल क्रोमोसोम्स जो हैं, दे कैन एक्सचेंज सेगमेंट्स विद ईच अदर, रिजल्टिंग इन द रिकॉम्बिनेशन ऑफ द जीन्स। सेपरेशन ऑफ क्रोमोसोम इज रैंडम, गिव वाइड रेंज ऑफ गैमीट्स, और इस तरह से मैक्सिमम गैमीट रेंज आएगी। इसके अलावा अगर हम देखें तो इसमें फिर वेरिएशंस आती हैं, डिफरेंट मॉडिफिकेशंस आती हैं, और इसको हम बेस ऑफ एवोल्यूशन भी कह सकते हैं, क्योंकि एवोल्यूशन के दौरान क्या आता है, चेंजेस आती हैं, और चेंजेस जो है वो मियोसिस की होने में होते हैं। और इसी वजह से हर इंडिविजुअल जो है, दैट बिकम स्पेसिफिक, दैट बिकम यूनिक इन करेक्टर, और हर एक इंडिविजुअल दूसरे से मुख्तलिफ है। जहाँ पर हर चीज़ इतनी केयरफुली और इतनी रेगुलेटेड फॉर्म में हो रही है, इसके बावजूद वहाँ पर कहीं ऐसा भी हो सकता है कि इस ऑर्डर्ड फिनोमिना में कहीं-कहीं कोई एब्नॉर्मैलिटी आ जाए। एंड दैट एब्नॉर्मैलिटी इंक्लूड, वन ऑफ देम इज़ दिस नॉन डिसजंक्शन। नॉन डिसजंक्शन क्या है? कि क्रोमोसोम का मुकम्मल तौर पे फेल हो जाना टू सेग्रीगेट ड्यूरिंग एनाफेज एंड टेलोफेज, एंड डू नॉट फिनिश विद द इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ क्रोमोसोम अमंग ऑल द डॉटर न्यूक्लियस। दैट कॉज इंक्रीज और डिक्रीज इन नंबर ऑफ क्रोमोसोम। डेफिनेटली अगर प्रॉपर नहीं हुए तो या तो कहीं इजाफा हो जाएगा क्रोमोसोम का, या कहीं पे क्रोमोसोम मिस हो जाएंगे। ये दो तरह के हो सकते हैं, ऑटोसोम्स भी हो सकते हैं और सेक्स क्रोमोसोम भी। यानी ये क्रोमोसोम ऑटोसोमल सेल्स, यानी जो हमारी बाकी बॉडी को कंट्रोल कर रहे हैं, उनमें भी ये चेंज आ सकती है, और सेक्स क्रोमोसोम में भी ये चेंज आ सकती है। कुछ एग्जांपल्स हैं जिनको हम कंसीडर करेंगे। अगर उनसे पहले हम डायग्रामेटिकली देख लें कि मियोसिस वन अगर देखा जाए, तो यहाँ पर देखिए होमोलोगस क्रोमोसोम है। इट माइट बी पॉसिबल कि ये एक इधर और एक इधर जाने की बजाय ये इकट्ठे एक तरफ आ रहे हैं। जब ये इधर आएंगे तो यहाँ पर सेपरेट हो जाएंगे, लेकिन ये देखें यहाँ पर नंबर ऑफ क्रोमोसोम जो है वो कितने हो जाएंगे? 47, जब ये फर्दर डिवाइड होंगे। और इस तरफ जो है एक मिस है, तो टोटल कितने होते हैं? 46 होते हैं। एक मिस हो जाएगा तो 45 हो जाएंगे, इसमें भी 45 हो जाएंगे। मियोसिस टू में क्या है कि मियोसिस वन में अगर ठीक हो गया, ठीक तरह से असॉर्टमेंट होगी, सेपरेट हो गए, लेकिन जब मियोसिस टू होनी है तो उस वक्त क्या होना है? जब इन्होंने सेपरेट होना है, तो सेपरेट होते हुए 23 इधर 23 इधर होना चाहिए। लेकिन अगर ये प्रॉपर सेपरेट नहीं हुआ, तो डेफिनेटली 23 में एक और जमा करेंगे तो 24, और उसमें से माइनस करेंगे तो 22 हो जाएगा। इस तरह के, अब ये जो गैमीट्स हैं, ये चार एक तरह के, ये चार एक तरह के, अगर इस तरह के गैमीट्स जो है किसी जो है दूसरे नॉर्मल गैमीट के साथ मिलते हैं, तो फर्दर जो बनने वाला इंडिविजुअल है उसके अंदर डेफिनेटली एबनॉर्मेलिटी होगी। इसमें सबसे पहले हम बात करेंगे डाउन सिंड्रोम की, जिसको मैंगोलिज्म भी कहा जाता है। मंगोलिया के लोग चूंकि इस तरह के नजर लगते हैं, इसलिए इसको हम मैंगोलिज्म का भी नाम देते हैं। ऑटोसोमल नॉन डिसजंक्शन डिजीज है, खासतौर पे ह्यूमन में नजर आती है। इसमें कॉजेज क्या है कि हमारी बॉडी के अंदर हर सेल के अंदर कितने पेयर हैं? 23 पेयर ऑफ क्रोमोसोम है। 21वां जो पेयर है क्रोमोसोम का, उसमें एक इजाफा हो जाता है, यानी एक और क्रोमोसोम जो है उसके अंदर एंटर हो जाता है। अब वो उस क्रोमोसोम के को मिला के टोटल जो गैमीट के क्रोमोसोम होंगे वो होंगे 24। अब जब इस तरह का गैमीट किसी दूसरे गैमीट के साथ फर्टिलाइज होगा, तो उस वक्त क्या होगा कि ये 2n तो वो ठीक है, एक एन दूसरी तरफ से, एक एन दूसरी तरफ से, लेकिन साथ में एक एडिशन था, इसलिए वो टोटल कितने हो जाएंगे? 47। ये ज़्यादातर किसमें होता है? ओवा में। और ये बहुत ज़्यादा ये वाला इशू जो है वो कहाँ पर रिलेट कर रहा होता है? विद द एज ऑफ मदर। इसमें डिफरेंट चांसेस हैं, ये बहुत इंपॉर्टेंट एमसीक्यूज के हवाले से भी इंपॉर्टेंट है कि टीन एज मदर जो है उसमें ये चांसेस जो हैं 1 in many thousand, यानी बहुत ज़्यादा हज़ारों की तादाद में कोई एक आध होगा। 40 ईयर एज में अगर देखा जाए तो 1 in 100, यानी 100 अगर 40 ईयर एज की मदर हैं, तो उनमें से किसी एक का बेबी जो है वो डाउन सिंड्रोम का शिकार हो सकता है। 45 ईयर एज में ये यही जो कंडीशन है, ये जो चांसेस ये 3 टाइम्स बढ़ जाते हैं। इसमें सिम्पटम्स क्या हैं कि फ्लैट और ब्रॉड फेस होता है, सिक्वेंट आईज आईज यानी टेढ़ापन होता है आंखों आंखों में, प्रोट्रूडिंग टंग। प्रोट्रूड का मतलब होता है बाहर निकालना, तो जुबान बार बार वो बाहर निकालते हैं। मेंटल रिटार्डेशन, मेंटली वो रिटार्डेड होते हैं। एबनॉर्मल होते हैं, डिफेक्टिव डेवलपमेंट ऑफ सीएनएस,
और कंट्रोल सेंट्रल नर्वस सिस्टम पे प्रॉपर कंट्रोल नहीं होता, वो डिफेक्टिव होता है। हियर इज अ डायग्राम व्हिच इज शोइंग द डाउन सिंड्रोम गर्ल, और इसमें आप देख सकते हैं कि इसकी आंखों के गिर्द ये बहुत ज्यादा अंदर की तरफ जो है वो फोल्डिंग हुई हुई है स्किन की, और इसी तरह से बहुत ही चौड़ा चौड़ा सा इसका फेस है। ओके, नेक्स्ट है लेंफिल्टर सिंड्रोम दैट इज रिलेटेड टू द एडिशनल सेक्स क्रोमोसोम। इसमें जो है वो 44 ऑटोसोमल क्रोमोसोम वही होंगे, लेकिन प्रॉब्लम कहाँ पे आ रही है, यहाँ पर या तो होना चाहिए एक्स एक्स या एक्स वाई होना चाहिए, लेकिन यहाँ पर एडिशनली एक और एक्स आ गया, जिसकी वजह से टोटल नंबर ऑफ क्रोमोसोम 47 हो गया। लेंफिल्टर सिंड्रोम वाले जो इंडिविजुअल होंगे वो फिनोटिपिकली ये अपेरेंटली वो मेल होंगे, लेकिन इन लार्ज ब्रेस्ट के साथ होंगे। इसके अलावा उनके अंदर टॉलनेस ज़्यादा होगी, ओबेसिटी मोटापा ज़्यादा होगा, स्मॉल टेस्टिस होंगे यानी मेल सेक्स ऑर्गन। इसके अलावा दे हैव अंडर डेवलप सेकेंडरी सेक्स करेक्टर ऑफ मेल। इसके अलावा कुछ और कंडीशंस भी हो सकती हैं, जैसे कि 48 क्रोमोसोम, 44 वही ऑटोसोमल क्रोमोसोम। अब यहाँ पर या तो एक्स एक्स हो या एक्स वाई हो, लेकिन अब क्या हो गया, 3 एक्स आ गए और 1 वाई आ गया, यानी एक्स्ट्रा एडिशनल एडिशन ऑफ क्रोमोसोम हो रही है। इसके अलावा 49 कंडीशन भी है, 47 कंडीशन, 44 प्लस एक्स वाई वाई कंडीशन। यहाँ पर एक्स एक्स वाई है, ये एक्स वाई वाई कंडीशन है। तो ये कंडीशन भी हमारे जो है ह्यूमन में नजर आती है, बट ये बहुत ही एक्सेप्शनल कंडीशन है। टर्नर सिंड्रोम जो है वहाँ पर जो क्लेनफेल्टर है उसमें एडिशन है, लेकिन यहाँ पर मिसिंग ऑफ क्रोमोसोम है। एक 45 इसमें टोटल क्रोमोसोम होंगे, 44 एटोसोमल प्लस एक्स एंड वाई या एक्स एंड एक्स होना चाहिए, लेकिन नॉट का मतलब यहाँ पे दूसरा कोई सेक्स क्रोमोसोम नहीं है। इसमें अक्सर देखा गया कि आमतौर पर इस तरह के बनने वाले जो जाइगोट है वो प्रेगनेंसी पूरी नहीं होती है और अबॉर्शन हो सकता है। अगर ये प्रेगनेंसी अटेन हो जाए, तो या तो ये अर्ली बर्थ होती है, या फिर अगर पूरी टाइम हो भी जाए तो उसमें सिम्टम्स जो है वो क्या होंगी, दे बिकम फीमेल, फीमेल इन अपीयरेंस, और वो बेबी जो है वो फीमेल होगा। शॉर्ट स्टेचर, साइज कद छोटा होगा, वेब नेक, गले में बहुत ज्यादा बल पड़े हुए होंगे, और बॉडी के अंदर फीमेल बॉडी में ओवरीज नहीं होंगी और जर्म सेल जो है वो नहीं होंगे। ये बुक की डायग्राम है जिसमें एक टेबल दिया हुआ है जिसमें सिंड्रोम और सेक्स बताई गई है कि उसमें सेक्स कौन सी होगी, क्रोमोसोम्स कितने होंगे और फ्रीक्वेंसी क्या है। यानी डाउन सिंड्रोम को अगर देखा जाए तो उसमें मेल एंड फीमेल दोनों ही हो सकते हैं, ट्राइसोमी इसको कहा जाता है 21, बट पैटो मेल एंड फीमेल दोनों हो सकते हैं, ट्राइसोमी 13 में। एडवर्ड मेल एंड फीमेल दोनों है, ट्राइसोमी 18 में। ये ऑब्जेक्टिव के हवाले से इंपॉर्टेंट है। टर्नर सिंड्रोम ये मोस्टली फीमेल होती हैं और एक्स एंड नॉट कंडीशन है। मेटा फीमेल फीमेल होगी ट्रिपल एक्स के साथ या टेट्रा एक्स के साथ। लेंफिल्टर में मेल होगा एक्स एक्स वाई और ट्रिपल एक्स वाई। जैकब सिंड्रोम में भी मेल है लेकिन एक्स वाई वाई कंडीशन है, और उसमें अबॉर्शन जो है वो कम देखे गए, अदरवाइज यानी इसमें कोई खास रिसर्च इसके बारे में नहीं है। ओके स्टूडेंट्स, थैंक यू सो मच फॉर योर अटेंशन। इसमें जितने भी क्वेश्चंस होंगे वी विल डिस्कस देम इन आवर डिस्कशन लेक्चर। तब तक के लिए अल्लाह हाफिज, फी अमान अल्लाह।